स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट साइट्स प्रियम्बल टू रिजेक्ट प्ली अगेंस्ट द बनू मुश्ताक ओपनिंग दशहरा इन मिजोरू। अब बेसिकली इसका कंटेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्राइडे को केस आया था जिसमें एक पिटिशन फाइल हुई थी जिसने चैलेंज किया था वेयर द बुकर प्राइज विनर बानू मुश्ताक हु इज़ अ मुस्लिम हैज़ टू इनॉग्रेट मिजोरू दशहरा फेस्टिविटीज़। तो उसके ऊपर ये पिटिशन फाइल हुई थी कि एक मुस्लिम होकर ये हिंदू के जो फेस्टिविटीज़ हैं उनका इनाग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस पे ये पिटिशन जो है फाइल की गई थी। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया है। सेक्युलरिज्म विच इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हवाला देते हुए द पिटिशनर एच.एस. गौरव आर्ग्यू दैट द inaugural puja was a religious practice reserved for Hindus. However, the bench of the Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta highlighted the preamble of the Constitution, which enshrines secularism, liberty of thought, equality, and fraternity as central to national unity. So, the court clarified that the event organized by the state of Karnataka was secular in nature, with two components. That is, first, the ribbon cutting, which is a secular activity, and inaugural puja, that is a religious activity. So it emphasized that the state's neutral stance towards all religion does not prevent it from intervening in the discriminatory practices. जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि सेक्युलरिज्म जो कि एक बेसिक फीचर है प्रियम्बल का, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है। सो प्रियम्बल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So the judges reiterated that secularism is a basic feature of the constitution and that equality must prevail over exclusionary practices. So in this context, as I told you that preamble is important, then secularism का जो concept है वो important है, और जो भी keywords आ जाते हैं पूरे preamble में, like we the people of India having solemnly resolved to constitute India into सॉवरीन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब जो भी आता है आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इनके कीवर्ड्स पे वर्क कर लीजिएगा। दो कीवर्ड्स ऐसे हैं इसमें प्रियम्बल में जो कि वाया 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंसर्ट किए गए थे, उनके ऊपर पूरा आपको लिखना है। एक तो सेक्युलर था, दूसरा आप कमेंट में मेंशन करिए क्या था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सऊदी पाकिस्तान पैक्ट इज़ अ डॉजी इंश्योरेंस पॉलिसी। सो रिसेंट में सऊदी पाकिस्तान का कोई स्ट्रैटेजिक पैक्ट हुआ था, दैट वाज साइंड इन द रियाद। बेसिकली दिस कम्स अमिड द शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स इन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। सो ये जो है कहीं ना कहीं दिस रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, यूएस एंड द रीजनल सिक्योरिटी। बैकग्राउंड ऑफ सऊदी पाकिस्तान रिलेशंस क्या है, रिलेशंस जो इनके हैं बेसिकली ये 1950s के आसपास डेट बैक करते हैं, and this is basically built on religious ties and security cooperation. So Saudi Arabia has historically supported Pakistan financially and diplomatically also. उसके अलावा पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया था मिलिट्री असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट्स ऑल्सो टू सऊदी अरेबिया. So Saudis often viewed Pakistani military as a firewall against the threats of Iran, Iraq, extremists, etc. हाइज एंड लोज क्या है, 2015 में पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया था सऊदी की रिक्वेस्ट को टू जॉइन द येमन वॉर दैट वाज स्ट्रेनिंग द टाइज. स्टिल पाकिस्तान सेंट रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स फॉर एडवाइजरी रोल्स. सो जून 2023 पाकिस्तान पीएम एंड आर्मी चीफ विजिटेड रियाद टू अनाउंस द पैक्ट. तो पैक्ट हैज़ बीन सीन एज अ पार्ट ऑफ सऊदी स्ट्रैटेजिक policy to hedge against Iran and strengthen the regional security. Key features of the pact क्या है, सबसे पहला strategic military and defense agreement backed by US indirectly but largely optical or ceremonial in nature. Symbolic move rather than deep military alignment. Strategic calculations की अगर हम बात करें तो Saudi avoids permanent stationing of Arab troops abroad, historically cautious. Also looks to balance ties with US, China and regional actors. Uses Pakistan as a swing partner for limited contingencies. पाकिस्तान की अगर हम बात करें, gains financial aid and political legitimacy, enhances stature of within the West Asia,
but risk entanglement in Saudi Arab-Iran rivalry. Implications for India की अगर मैं बात करूँ तो security, India must watch Pakistan's increasing military footprint in West Asia. India has deep ties with Saudi Arabia, energy imports, large diaspora, workforce, etc. So India-Saudi ties are also improving, but the pact could complicate that dynamics. Geopolitical context में अगर हम बात करें तो this reinforces the importance of West Asia in India's strategic calculus for energy, security, trade routes and Arabian Sea. अब यूपीएससी रिलेवेंस के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में वेयर इंडिया की जो पोजीशन है इन वेस्ट एशिया, दिस इज़ ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस कि इंडिया को किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली अपने टाइज को बैलेंस करना चाहिए इन वेस्ट एशिया ऑल्सो. नेक्स्ट टॉपिक है आपका अ क्लाइमेट हेल्थ विजन विथ लेसन्स फ्रॉम इंडिया. सो अगर मैं इसके की एस्पेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली क्लाइमेट हेल्थ लिंक की बात की जा रही है वेयर क्लाइमेट चेंजेस जो हैं कहीं ना कहीं दे पोजेस ग्रोइंग रिस्क टू हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड वाइड. एंड रिसेंट में अभी एक रिपोर्ट भी छपी थी जहाँ पर वुमेन पे इस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. और उसके अलावा ये जो आर्टिकल है ये वल्नरेबल सेक्शंस को कवर अप करता है, कंसिडर करता है एंड कवर अप करता है. सो एक्सट्रीम हीट, पुअर एयर क्वालिटी एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, माल न्यूट्रिशन एंड वेक्टर बॉर्न इलनेस. ग्लोबल एक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो COP28 जो कि दिसंबर 2023 में हुआ था, दिस फीचर्ड द फर्स्ट एवर हेल्थ डे एम्फसाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ. 144 countries signed the COP28 UAE declaration on climate and health, pledging the resilient low carbon health systems. So अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, so what about the India's example? So India has pioneered integrated climate resilient health systems, that is ICHRS, since 2018. Policies basically focus करती हैं on preparedness, capacity building and climate health vulnerability assessments. So India's national action plan on climate change and human health is operational at state and district levels as well. Opportunities and challenges भी हैं कुछ जहाँ पर इंडिया एक्सपीरियंस करता है. India's experience shows the importance of embedding the climate health policies within the governance system. Institutional mechanisms and data systems help in monitoring the climate health outcomes. Challenges क्या हैं? कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं फ्रैगमेंटेड हैं, सिलोड हैं, सिलोड अप्रोचेज़ हैं. ठीक है. अब ज़रूरत क्या है? देयर इज़ अ नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लोकल लेवल कैपेसिटी. मतलब इंटीग्रेटेड नहीं है, प्रॉपरली फ्रेम्ड वे में वर्क नहीं कर रहा है, फ्रैगमेंटेड है. सो बेसिकली देयर इज़ अ नीड ऑफ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू डील विथ सच थिंग्स. फ्रैगमेंटेड वे में करने से काम नहीं चलने वाला है. सो वे फॉरवर्ड क्या बताया गया है? अ होल ऑफ सोसाइटी एंड होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इज़ वाइटल. Investments in climate smart health infrastructure yield co-benefits. Improved resilient reduce emissions and better public health outcomes. India's model can guide other nations operationalize climate health integration effectively. Next topic है आपका shifting sands. India's West Asia policy must maintain a strategic balance. तो ये बेसिकली सऊदी अरब का जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है दैट मार्क्स अ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इन वेस्ट एशिया पॉलिसी, उसके बारे में बात हो रही है. दिस डिक्लेयर्स दैट एनी अटैक ऑन वन इज एग्रेशन ऑन अगेंस्ट द बोथ. रूटेड इन लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज, द पैक्ट सिग्नल्स रियाज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी अलायंसेज एज US कमिटमेंट वेन्स. सो फॉर पाकिस्तान इट सिक्योर्स फाइनेंशियल एड एंड डिफेंस सपोर्ट while allowing Saudi Arabia to hedge its bets amid the regional volatility. So for India, which has deepened ties with Israel and Gulf states, the pact poses challenges, potentially drawing Pakistan into West Asia's security dynamics. So India must avoid over-reliance on Israel and instead maintain strategic balance to ensure regional stability. Next आपका topic है as India and Canada reset ties, NSAs hold talks on security cooperation.
So, India and Canada have resumed high level security talks after 2 years of strained ties over Ottawa's allegations linking Indian agents to the killing of Khalistani activist. कौन से एक्टिविस्ट की बात हो रही? उसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर. So, National Security Advisors Ajit Doval and Nathalie Joni met in Delhi, focusing on the counter-terrorism and India's demand for extradition of Khalistani activists wanting in India. So the meeting follows discussions between PM Modi and Canadian Prime Minister Mark Carney at G7 in June 2024. Both sides emphasized intelligence sharing and rebuilding cooperation. The talks aim to stabilize bilateral relations, strained further by expulsions of diplomats and disputes over the visas. Next topic है आपका Kerala Ice Seafood Sector Partnership with European Union. So at the Kerala European Union Blue Economy Conclave in Kovalam. Blue economy is important term. Please focus over it. Kerala and EU explored the future partnership in the seafood sector amid US import tariff challenges. So basically, Chief Minister said Kerala is embracing the blue economy vision and highlighted that the seafood as a promising collaboration area with European Union built on mutual respect and shared values. EU Ambassador Hervé Delphin suggested creating a joint platform for sustained cooperation. A Kerala government backed the survey, showed marine products exports from the state that rose significantly from rupees 513 crore in 2014 to 15 to rupees 1093 crore in 2022 to 23. Next topic है आपका climate change, dynamic consumer preferences reshaping tea ecosystem. Impact of climate change की अगर हम बात करें तो climate change is adversely affecting tea production in India, changing weather patterns that are reducing the yields and affecting the quality. तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन स्लो डाउन हो रहा है and this is posing a long term challenge to sustainability. So consumer trends की अगर हम बात करें, shifting global consumer preferences that are reshaping the tea ecosystem. Demand is moving towards the diversified tea products, wellness teas and new blends. The industry must adapt branding and marketing strategies to remain competitive. So challenges in exports की अगर मैं बात करूँ तो traditional markets like Africa and Ghana are witnessing the reduced demands. India's tea exports face stiff challenges necessitating new market explorations. So opportunities and solutions की अगर हम बात करें तो greater emphasis should be on the generic promotion of tea globally. That is very much required. India must focus on boosting the domestic consumption alongside the exports. So innovation, branding and policy support can help mitigate and the market strategies and the challenges. So this is the last topic of the day. European Union proposes new Russian sanctions. Indian entities likely to be a part of the list. So basically European Commission ने propose किया है a new package of sanctions against Russia. The 15th since 2022 invasion of Ukraine, potentially targeting Indian entities among the others. So sanctions aim to curb Russia's access to technology, geospatial data and resources that support the weapons production. तो यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रेस किया है इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बट सिग्नल्ड सिक्योरिटी एंड स्क्रूटिनी ऑफ द फर्म्स दैट इज लिंक्ड टू मॉस्को. So measures follow European Union plans to upgrade the ties with India and include restrictions on dual-use goods, energy-related trade, and entities aiding Russia's war efforts. So if approved, these sanctions would expand pressure on Russia while complicating India-European Union Russian trade dynamics. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी टैरिफ्स लग रहे हैं, जो भी सैंक्शंस लग रहे हैं, उसकी वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. हियर आई एंड माय एनालिसिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. I request you to like and subscribe my channel.